तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी। आई होप बेसिक आइडिया तो होगा आपको प्रोबेबिलिटी में। और प्रोबेबिलिटी में काफ़ी पीएनसी का भी यूज आता है। और जैसे आप लोग का एनालिटिक्स पर प्रोफाइल है तो इसमें थोड़ा सा लास्ट वाले जो टॉपिक है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, हो सकता है इनसे टॉपिक पूछा जाए, जो कि आपका क्या जेई मेंस या जेई एडवांस में नहीं पूछा जाता था, लेकिन पीजीडीबी में उन स्पेसिफिक पोर्शन से पूछे जाने का चांसेस है। क्योंकि ये आगे आपको क्या स्टैटिस्टिक में भी रिक्वायर्ड रहेगा, आपका क्या एनालिटिक्स में भी रिक्वायर्ड रहेगा। तो मेनली चांसेस है कि वहां पे रहेंगे, वहां से क्वेश्चन रहेंगे। बाकी बेसिक प्रोबेबिलिटी में जितना पार्ट पोर्शन आपका क्या पेन से लगा के करते हैं, आई थिंक वो ऑलरेडी तुम लोग अच्छे से कर लोगे, उतना तो तुम लोगों ने पीएनसी में किया ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। जैसा सब लोगों को पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी को इन जनरल लैंग्वेज में क्या बोलूंगा, इट इज चांसेस ऑफ अकरेंस इवेंट, या फिर मैथमेटिकली चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। वो आपका क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी होते हैं। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको डिनोट करता हूँ आपका पीई से। ये आपका क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, उसकी वैल्यू हमेशा क्या लगे करेगी, जीरो से लेके आपका क्या होगा, वन के बीच में होगी। प्रोबेबिलिटी आपका क्या रहेगी, जीरो रहेगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो रहेगी, प्रोबेबिलिटी इवेंट की वन होगी। तो उस केस में क्या बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की वैल्यू जीरो रहेगी, उसको क्या बोलूंगा, कौन सा इवेंट बोलूंगा, उस केस में उसको बोलूंगा इम्पॉसिबल इवेंट। ये इवेंट कभी होगा नहीं। और प्रोबेबिलिटी वन रहेगी तो इस केस में उस इवेंट को मैं क्या बोलूंगा, आपका श्योर इवेंट। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, तो एग्जांपल मैंने बोल दिया, ऑन रोलिंग ए डाइस गेटिंग आउटकम। रोलिंग डाइस आपका क्या दे रखा है, आपका टू डाइस दे रखे हैं जिनपे 1 to 6 मार्क है, तो गेटिंग सम दे रखा है 13। तो दोनों डाइस का सम कभी भी 13 हो नहीं सकता, मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, जीरो। और यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका ऑन रोलिंग टू डाइस गेटिंग सम लेस देन 13, तो ये हमेशा सारे केस आ देंगे, तो इस केस में ये आपका क्या आएगा, श्योर इवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले सम जनरल टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ छोटी छोटी टर्म्स रहती हैं। कई बार आपके क्या बेसिक टर्म्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या रहती है। सबसे पहला आपकी डेफिनेशन श्योर इवेंट्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी वन रहेगी। दूसरा आपका क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी आपकी क्या रहेगी, आपकी जीरो रहेगी। तो श्योर इवेंट ये दोनों बता दिए। थर्ड आपका क्या रहता है, सैंपल स्पेस। क्या होता है सैंपल स्पेस, सर सैंपल स्पेस। जिसमें हर आउटकम आती है। सैंपल स्पेस क्या आता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन सारे आउटकम का जो कलेक्शन का जो सेट होता है ना, वो आपका क्या सैंपल स्पेस होता है। जो मतलब आप जितने भी आपका क्या ऑब्जर्व करते हैं उस केस में। और एक होता है सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट मतलब उस एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, उससे पहले मुझे दो चीज मुझे बतानी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट एंड ट्रायल। पहले ये बता देते हैं, एक्सपेरिमेंट और एक होता है ट्रायल। क्या दोनों सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, क्या सेम है, बताओ। सर डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, क्या क्या डेफिनेशन सर आएगी। बहुत सारे ट्रायल्स मिला के एक एक्सपेरिमेंट बनता है, और ट्रायल जो है वो एक सिंगल आउटकम देता है। कैसे डिफाइन करोगे एक्सपेरिमेंट को या ट्रायल को, कैसे डिफाइन को। कलेक्शन ऑफ ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो, एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, इसको एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते, इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए मतलब कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, जिसके लिए मुझे जो कोई इवेंट है जिसके लिए जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो मुझे पता है, लेकिन क्या पर्टिकुलर आउटकम आएगा तो वो मुझे नहीं पता है। तो उस आउटकम को निकालने के लिए जो मैं टास्क परफॉर्म करता हूँ उसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को क्या बोलूंगा, इट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स विच आर नॉन टू अस, बट
क्या पर्टिकुलर आउटकम क्या रहेगा वो हमें एडवांस में नहीं पता है, तो उस एडवांस में नहीं पता उस आउटकम को निकालने के लिए मैं कुछ जो चीजें टास्क करता हूँ उसको मैं क्या बोलता हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ। और ट्रायल क्या होता है, ट्रायल एक एक्सपेरिमेंट का एक टाइप होता है। ट्रायल क्या होता है, यदि जो भी मैंने आपका टास्क परफॉर्म किया है उस टास्क परफॉर्म करने के बाद जो आउटकम है, जो उसके पॉसिबल आउटकम में से कोई एक आउटकम आया है ना, तो वो एक्सपेरिमेंट का आपका ट्रायल आएगा। मतलब ऐसे नहीं कि रेंडमली मैंने क्या कर दिया, डाइस फेंक दिया और आपका क्या 15 आ गया, तो वो आपका ट्रायल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पॉसिबल आउटकम में नहीं है। लेकिन पॉसिबल आउटकम में से कोई टास्क हुआ है, टास्क का आपका कोई रिजल्ट आया है या कोई आउटकम आया है, तो वो आपका क्या होगा, ट्रायल होगा। दोनों में डिफरेंस होता है। ट्रायल क्या आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है। मतलब जो आपका क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, जो पॉसिबल आउटकम्स में से जो रिजल्ट्स आना है उसके लिए जो टास्क परफॉर्म करते हैं उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और ट्रायल क्या बोलूंगा, ट्रायल इज एन एक्सपेरिमेंट वो आउटकम इज फ्रॉम एनी वन पॉसिबल टास्क। मतलब पॉसिबल टास्क में से जो जो आउटकम्स है उसमें से कोई भी एक आउटकम आता है, वो आपका क्या ट्रायल होता है। क्लियर हुई दोनों चीजें? डिफरेंस लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, ये चीज बेसिक चीज है। मैं वर्बली एक्सप्लेन कर दूं वो ज्यादा चलेगा। हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट होता है सैंपल पॉइंट। पहले सैंपल पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट पे रैंडम, फोर्थ ट्रायल, फिफ्थ पॉइंट सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट क्या होता है, ए पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो पॉसिबल आउटकम है वो आपका क्या एक सैंपल पॉइंट को बनता है। तो ए पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। जैसे एग्जांपल करूं, ऑन रोलिंग डाइस, और रोलिंग डाइस गेटिंग 5, ऑन रोलिंग डाइस गेटिंग 5, वो एक आपका क्या है, एक सैंपल पॉइंट हो गया। ऑन टॉसिंग ए कॉइन गेटिंग हेड, वो एक सैंपल पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायल। मतलब किसी भी ट्रायल के जो पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स हो सकते हैं उन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो आपका क्या है, सैंपल स्पेस होता है। इसको डिनोट करता हूँ एस से। जैसे एग्जांपल के लिए बोलूं, ऑन टॉसिंग ए कॉइन, कॉइन को टॉस करूंगा तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या बनेगा आपके पास, हेड बनेगा या टेल बनेगा। टू कॉइन्स को मैं टॉस करूंगा तो उस केस में आपका क्या सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहला हेड दूसरा हेड, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, पहला टेल दूसरा टेल। टू डाइस को मैं रोल करूंगा तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा आपका, 6 × 6, मतलब टोटल 36 आउटकम्स रहेंगे उस केस में। कौन कौन सा होगा, 1 1, 1 2 से लेके 1 6, 2 1 से लेके आपका क्या है 2 6, और सिमिलरली 6 1 से लेके और 6 6। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। मैं एक एक डाइस को ट्वाइस थ्रो करता हूँ, और एक केस ये है, एक सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन क्या है आपका, टू डाइस को एक साथ में थ्रो करता हूँ। क्या ये दोनों डिफरेंट केस है या दोनों सेम केस है? एक डाइस को 2 बार थ्रो करता हूँ या फिर 2 डाइस को मैं एक साथ थ्रो करता हूँ, तो डिफरेंट केसेस हैं या फिर सेम केसेस है? सर डिफरेंट। डिफरेंट नहीं है, सेम ही है दोनों। सेम केसेस में। सेम केसेस है, क्योंकि देखो 2 बार टॉय करूंगा तो उसके आउटकम्स मुझे देखने हैं। तो पहली बार 1 आ गया, दूसरी बार 1 आ गया, पहली बार 1 आ गया, दूसरी बार 2 आ गया।
या फिर पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया। तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपके क्या सेम ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लैंग्वेज में ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्या टू डाइस को थ्रो किया है, या फिर वन डाइस को आपका क्या थ्रो किया है 2 टाइम्स साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट 7th पॉइंट, ये नई चीज है, ये मैं आपसे पूछूंगा। 7th, इवेंट। इवेंट क्या होता है बताओ। इवेंट क्या होता है कोई भी, दृष्टि। सर एक सैम्पल स्पेस का कोई भी एलिमेंट या कोई एक या दो एलिमेंट, सबसेट सैम्पल स्पेस का। हाँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज सबसेट, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस which tells about possible outcome of a trial। अब इस केस में इवेंट का मतलब क्या हो गया, जो सैंपल स्पेस का सबसेट जो पॉसिबल आउटकम ऑफ अ ट्रायल देता है। जैसे मैंने क्या कर दिया, ऑन एग्जांपल में बोलूं, ऑन रोलिंग डाइस गेटिंग इवन नंबर, तो ये एक इवेंट हो गया। तो इस केस में इवन नंबर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये आपका क्या एक इवेंट हो जाएगा। एक और एग्जांपल हो जाता है, ऑन रोलिंग डाइस गेटिंग आउटकम मल्टीपल ऑफ 5। तो इस केस में इवेंट क्या बन जाएगा, E2 में सिर्फ एक ही इवेंट आएगा आपका 5। तो अब इसी इवेंट में जो आउटकम है, एक आउटकम भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आउटकम भी आ सकता है। तो उन आउटकम के बेसिस पे इवेंट को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से इवेंट कोई बताएगा, कोई बताएगा। इवेंट 2 टाइप से बनेंगे, एक सिंपल इवेंट और एक होता है आपका कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होगा, जिस इवेंट में ओनली वन आउटकम हो, वो आपका क्या सिंपल इवेंट हो गया। कंपाउंड इवेंट कौन सा होगा, ये एग्जांपल कंपाउंड इवेंट का है, मोर देन वन आउटकम। तो इस टाइप का जो इवेंट है वो आपका क्या कंपाउंड इवेंट हो गया। क्लियर हुई दोनों चीजें। डन, लिख लिया तो बताओ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ सर। 9th, 9th चीज ये इंपॉर्टेंट है, इक्वली लाइकली इवेंट्स या फिर इक्वली प्रोबेबल इवेंट्स। बताओ क्या होता है इक्वली लाइकली इवेंट या इक्वली प्रोबेबल इवेंट्स। Events having same chances of occurrence. गुड, मतलब कोई भी यहाँ पे बाइस नहीं होना चाहिए, मतलब किसी के साथ में कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। जितने भी इवेंट्स है, सबके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका क्या सेम है, या फिर मतलब कोई भी आउटकम है, आउटकम का आना है, वो आपका क्या किसी भी एक पर्टिकुलर आउटकम को आपका क्या फेवर ना करे। तो उस केस में जो आपके क्या इवेंट्स हो गए, आपके क्या इक्वली लाइकली हो गए। तो मैं क्या बोलूंगा, इक्वली लाइकली इवेंट्स में बोलूंगा आपका 2 इवेंट्स आर कॉल्ड equally likely
if occurrence of one is not favored over other, मतलब इनडायरेक्टली क्या होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, मतलब कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, मतलब चीटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने क्या बोल दिया, ऑन टॉसिंग कॉइन गेटिंग हेड और टेल, या तो आपका क्या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ऐसा नहीं कि जय वीरू वाला सिक्का उछाल दो, तो जय वीरू वाला सिक्का जो था उससे उछालोगे तो वो आपका इक्वली लाइकली नहीं होगा, उस केस में वो चीटिंग वाला केस हो गया, उसमें हमेशा हेड ही हेड आता है, तो वो वाला केस नहीं होगा, मतलब एक नॉर्मल कॉइन होगा, इसमें हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। या फिर और एग्जांपल मैं बोलूंगा आपका, ऑन रोलिंग डाइस गेटिंग आउटकम 1 और 2 और 3 और 6, कुछ भी आउटकम आ सकता है, 1 आया, 2 आया, 3 आया या फिर 6 आया, सब आपके क्या है, इक्वली आपके क्या है, प्रोबेबल। क्लियर हुआ, इक्वली प्रोबेबल इवेंट। ठीक है, 10th पॉइंट ये आप लोगों से पूछूंगा, सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट। सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, बताओ क्या होता है सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। At least one event should happen. नहीं, दोबारा से सोचो, बाकी लोग। So सारे ऑल हाँ सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, जितने भी सैंपल स्पेस में इवेंट्स होंगे वो सारे इवेंट आ सके। ठीक है, सही जा रहे हो, थोड़ा सा सही बोले, पूरा अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो, लेकिन चीजें आई थिंक पता है आपको। एक सेकंड रुको, मैं एक चीज, एक मिनट रुको। देखो, सेट ऑफ एग्जिस्टिंग इवेंट क्या होते हैं, 2 इवेंट या 3 इवेंट या 4 इवेंट, मतलब कुछ इवेंट का जो सेट मिलके, वो यदि किसी भी इवेंट के जो जो पॉसिबल आउटकम्स है, वो सारे पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बता सकता है या फिर सारे पॉसिबल आउटकम दे देता है, तो उन सारे इवेंट का जो सेट होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, आपका सेट ऑफ एग्जिस्टिंग इवेंट। मतलब 2 इवेंट, 3 इवेंट, 4 इवेंट, सारे इवेंट्स मिलके यदि मैं क्या करूँ, वो मैं उन सारे इवेंट से जो पॉसिबल आउटकम है या सैंपल स्पेस के सारे आउटकम्स हम लोग ला सके, तो उन सारे इवेंट्स के जो पेयर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलता हूँ, सेट ऑफ एग्जिस्ट इवेंट बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, इफ all possible outcomes are covered by a set of event, then these are called set of exhaustive event। एक मिनट रुको, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हेलो हेलो, आवाज आ रही, आवाज आ रही, ठीक है।
तो सेट ऑफ एग्जिस्टिव इवेंट, जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया, ऑन रोलिंग ए डाइस, इवेंट E1 मैंने बोल दिया है आपका गेटिंग E1 नंबर, E2 बोल दिया है गेटिंग ए प्राइम नंबर, E3 मैंने बोल दिया है गेटिंग ए ओड नंबर, E4 बोल दिया है मैंने गेटिंग मल्टीपल ऑफ 6। तो बताओ कौन कौन से सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे? कौन कौन से सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स? E1 and E3. देखो मैं इवेंट देखूंगा, E1 की वैल्यू देखूंगा, E1 नंबर मतलब आपका क्या 2 4 6 आ रहा है। E2 का मतलब प्राइम नंबर आना चाहिए, 2 3 5 आ रहा है। E3 का मतलब देखूंगा ओड नंबर मतलब 1 3 5 आ रहा है। और E4 देखूंगा तो मल्टीपल 6 का मतलब मल्टीपल ऑफ 3 बोल देता हूँ, तो 3 और 6 आ रहा है। तो अब देखो कौन कौन से इवेंट्स हैं जो आपका क्या पॉसिबल आउटकम के बारे में बता पा रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है आपका क्या E1 और E3 ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ E1 एंड E3 आर सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट। क्लियर हुआ कंडीशन? यस सर। नेक्स्ट 11th point, disjoint set। नाम से क्लियर है डिसजॉइंट सेट? बता दो कोई। बता दो कोई डिसजॉइंट सेट। Two events have no output, no outcomes in common. कॉमन नहीं होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट का दो अलग अलग नाम भी होते हैं, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसको बोल सकता हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, या फिर इसको इनकम्पिटेबल इवेंट भी बोलते हैं। अच्छा मेरा एक कॉमन सा डाउट है, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या डिसजॉइंट इवेंट्स या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? सेम होते हैं, क्या सेम होता है, डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट है, एक्सप्लेन करो कोई भी। इंडिपेंडेंट मतलब एक इवेंट दूसरी इवेंट में डिपेंड ना हो उसका ठीक आउटकम। है, और म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दो इवेंट्स का आउटकम्स पूरा डिफरेंट होना चाहिए। मतलब दोनों एक ही चीज तो है। नहीं मतलब एक इवेंट दूसरी इवेंट में डिपेंड नहीं हो रहा है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। क्यों? तो सेम टाइम पे। हाँ देख- देखो यूजुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका क्या है डिसजॉइंट सेट और आपका क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसमें क्या कहते हैं डिसजॉइंट सेट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपके क्या डिफरेंट होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या बोलता है कि एक का अकरेंस, एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी वो खत्म हो जाती है। जैसे मैंने आपका क्या टॉस कोइन को टॉस किया तो आपका क्या हेड आ गया, तो हेड आ गया तो मतलब आपका टेल आपका नहीं आ सकता है, मतलब टेल आने की पॉसिबिलिटी खत्म होगी। तो इस टाइप के जो इवेंट है आपके क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होंगे, दो इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे
जब पहले इवेंट के होने या नहीं होने से दूसरे इवेंट के होने या नहीं होने पे कोई फर्क पड़े, तो इस टाइप के इवेंट जो होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है। ऊपर ऊपर से देखा जाए तो दोनों एक ही बात है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या डिसजॉइंट इवेंट है वो एक एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट सेट है वो एक ट्रायल के अंडर होता है, या मतलब एक एक्सपेरिमेंट के अंडर होता है, जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट आपके क्या दो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट या दो डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल के एग्जाम होते हैं। जैसे मैंने क्या किया, डाइस को रोल किया, तो डाइस को रोल किया तो आपका क्या है 1 आ गया या 2 आ गया, ये सारी चीजें हो गई, ये एक दूसरे से आपके क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। क्योंकि 1 आ गया तो मतलब आपका क्या है 2 3 4 5 6 ये नहीं आएंगे, उनके आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या रूट आउट होगी। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे होगा कि एक डाइस पे है जिसमें मैंने रोल किया तो उसके ऊपर आउटकम 2 आया है, और कॉइन को टॉस किया है उसके ऊपर आउटकम आपका क्या है टॉस है, हेड आया है। तो मतलब कॉइन पे हेड आने का डाइस पे 2 आने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए वो आपके क्या इवेंट्स आपके क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है, जबकि पहला इवेंट आपके क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक ट्रायल के अंदर होते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट एक से ज्यादा ट्रायल में होते हैं। तो डिफरेंस क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। ठीक है, तो लिख सकते हो इसमें टू इवेंट्स आर कॉल्ड mutually exclusive events if occurrence of one rolled out chances of occurrence of other। जैसे मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बताना, मुझे बताना कि कौन कौन से इवेंट है, या फिर इसके इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ नो कॉमन इवेंट, नो कॉमन आउटकम। जैसे मैंने वही ऊपर वाला एग्जांपल ले लिया था ऑन रोलिंग डाइस, तो कौन कौन से इवेंट एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, कौन कौन से इवेंट एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसमें आपका क्या है E1 नंबर आ रहा है, इसमें ओड नंबर आ रहा है, मतलब E1 और E3 में कुछ भी नहीं है, मतलब E1 इंटरसेक्शन E3 ये आपका क्या 5 है, तो ये एक दूसरे की क्या होंगे आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। E2 E1 एंड E2 में, इन दोनों में E1 और E2 में एक इवेंट कॉमन आ रहा है 2, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। E2 एंड E3 इन दोनों में भी आपका क्या इंटरसेक्शन में आपका क्या एक एलिमेंट कॉमन, दो कॉमन आ रहे हैं 3 और 5, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। E1 और E4 ये भी नहीं है, E1 एंड E3 ये भी नहीं, मतलब E1 और E3 के अलावा और कोई भी इवेंट आपके क्या एक दूसरे से आपके क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हो गया, एक सेट ये दे रखा है तो दूसरा आपका क्या ऐसा होगा कुछ अलग अलग सेक्टर स्पेस, मतलब कुछ कॉमन नहीं, मतलब कुछ कॉमन आ जाता है, मतलब ये सिचुएशन हो जाती है, तो ये आपका क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, जबकि ये आपका क्या होगा आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलूंगा आपका टू इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स if occurrence और नॉन occurrence of one, मतलब किसी एक के होने या नहीं होने से does not affect chances of occurrence और non occurrence
ऑफ जाता है। मतलब किसी एक इवेंट के होने या नहीं होने से दूसरे इवेंट के होने या नहीं होने पे कोई फर्क ना पड़े, तो इस टाइप के जो इवेंट्स हैं वो आपके क्या आते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे एग्जांपल करूं, ए डाई इज रोल्ड एंड ए कॉइन इज टॉस। तो उस केस में ए डाई इज रोल्ड एंड ए कॉइन इज टॉस, तो उस केस में जो आउटकम है, डाई पे कोई भी आउटकम आएगा उसका कॉइन के ऊपर जो आउटकम आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में आपका क्या है, ये आपका क्या होगा, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। आई थिंक दोनों में डिफरेंस सबको क्लियर हुआ होगा। मैं डिफरेंस भी बता देता हूँ, वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार पूछा जा सकता है। डिफरेंस क्या हो गया आपका, पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम different experiment, while mutually exclusive events are taken from only one experiment। पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, इंडिपेंडेंट इवेंट्स can happen together, but mutually exclusive events cannot happen together। तीसरा आपका क्वेश्चंस के लैंग्वेज में, क्वेश्चन के लैंग्वेज में कभी समझ में नहीं आ रहा है तो इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे निकालूंगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स are represented by word and, but mutually exclusive events are represented by word और। ये तीनों में मेजरली डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके नोट्स सारे बनाते हो कि नहीं बनाते हो, या फिर मतलब सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन नोट करते हो। सारे बना पाते हो ना नोट्स, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अकेले अकेले पढ़े जा रहा हूँ उस केस में। नहीं सर बनाते हैं। ठीक, ठीक है, नोट हो गया तो डन बोलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट 12th, फेवरेबल इवेंट। आई थिंक ये सबको पता ही होगा फेवरेबल इवेंट्स क्या होते हैं। मतलब जो हमारा एक्सपेरिमेंट है
उसके जो ट्रायल्स होते हैं, मतलब वो एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स जो आते हैं वो हमारे इवेंट के होने को फेवर करते हैं। तो ऐसे इवेंट को मैं क्या बोलूंगा, आपका फेवरेबल इवेंट। जैसे मैंने बोलो ऑन रोलिंग डाइस गेटिंग इवन नंबर, तो इसके फेवरेबल इवेंट्स क्या आएंगे आपके पास, 2 4 6। मतलब इवेंट के जो ट्रायल है, जो एक्सपेरिमेंट में आते हैं, रिजल्ट आने में जो है वो फेवर करते हैं, मतलब जो चीज टास्क है या एक्सपेरिमेंट है उसके फेवर करते हैं, तो आपके क्या फेवरेबल इवेंट्स है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 13 एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट दोनों डिफरेंट है। सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब उन सारे इवेंट का कलेक्शन, और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या बोलता है, सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट में जो टोटल आउटकम्स आते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ आपका टोटल आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल, या फिर सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट में टोटल पॉसिबल जो नंबर्स होते हैं आर इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। या फिर इसको इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ केसेस भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला ऑन रोलिंग डाइस, एग्जॉस्टिव इवेंट कितने हो जाएंगे आपके पास, 6। 2 डाइस को रोल करूं तो उस केस में 6 इंटू 6 मतलब आपका 36। 3 कॉइन्स को टॉस करूं तो उस केस में एग्जॉस्टिव इवेंट क्या जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब आपके क्या जाएगा, 8। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है तो इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लिख लो फटाफट से। तो ये आपका क्या है, बेसिक कंसेप्ट था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में बहुत डिफरेंस क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी इंडिपेंडेंट ही है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट ही है, ऊपर ऊपर से दोनों एक ही चीज है, लेकिन डिफरेंस ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक इवेंट के अंडर में होता है, जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट एक से ज्यादा इवेंट में होगा। जैसे मैंने क्या किया, टोइन मतलब आपका क्या, डाइस को रोल किया, तो डाइस को रोल किया तो मेरे पास आउटकम तो एक ही आएगा, तो मेरे पास आउटकम आ गया आपका 2। तो 2 आ गया, तो इसका मतलब अब बाकी आउटकम नहीं आ सकते, 3 4 5 6 1 ये नहीं आ सकता। तो इस टाइप के जो इवेंट है, मतलब 2 के आने से बाकी के सारे जो इवेंट्स है उनके आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, तो मतलब वो आपका क्या आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट क्या हो गए, एक इवेंट के होने या नहीं होने से दूसरे इवेंट के होने या नहीं होने से कोई फर्क ना पड़े। जैसे मैंने क्या बोल दिया, एक साइड पे मैंने कॉइन को टॉस किया, एक साइड में मैंने डाइस को रोल किया। अब कॉइन पे हेड आए या टेल आए, डाइस पे 1 आए या 2 आए या 3 आए, दोनों के एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप के इवेंट्स क्या होते हैं, आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। क्लियर है? यस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक इवेंट में होता है, जबकि इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा इवेंट्स होते हैं उनके बीच में होता है। बाकी कंडीशन होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे कंडीशन भी होती है। पीजीडीबी में शायद एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस पे, तो उसमें डायरेक्टली कंडीशन होती है, मैं अब आगे बताऊंगा वो सारी चीज में। पीजीडीबी में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर बार प्रोबेबिलिटी से एक या दो क्वेश्चन है, मतलब या तो एक क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन है। तो ये कंपेरेटिवली एक इजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीजीडीबी के लिए। मान के चल लो कि दो क्वेश्चंस रहेंगे, दो तो नहीं तो एक तो है ही, लेकिन चांसेस है कि दो आए, क्योंकि ज्यादातर बार दो दो क्वेश्चन ही आ रहे हैं आपके प्रोबेबिलिटी से। सर हाँ, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स और सैंपल स्पेस फिर सेम है क्या? सैंपल स्पेस आपका सेट होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट आपका सैंपल स्पेस के जो सेट में जो नंबर होते हैं, मतलब नंबर होते हैं वो आपका क्या है, वो होता है, मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, वो आपका क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है। सैंपल स्पेस जबकि क्या होता है, आउटकम क्या आता है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो ये आपका क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। और एन एस एस ये आपका क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोबेबिलिटी। ये बेसिक टर्म्स कंप्लीट हो गई है, मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ूं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी।
क्लासिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी क्या करता है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से अपन यूज करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। अपन कुछ अलग तरीके से करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। मतलब वैसे तो आप लोग आती ही है, लेकिन मैं जिस फॉर्म में लगा रहा हूँ तो उससे आपको क्या है, बाकी चीजें सिचुएशन समझानी थोड़ी मेरे लिए आसान रहेगी। तो क्वेश्चन में मैं क्या बोलूँ, लेट ए सैंपल स्पेस contains m plus n equally likely outcomes, out of which m favors occurrence of event E, then probability of event is equals to क्या जाएगा, m upon m plus n। मतलब इनडायरेक्टली जो आपने बचपन से डेफिनेशन पढ़ी है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, क्योंकि m फेवर कर रहा है, अपॉन m प्लस n आपका क्या है, टोटल केसेस। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, मैंने एक चीज के ऊपर बहुत हाईलाइट किया है, m प्लस n इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है क्योंकि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन तभी एप्लीकेबल होगी जब आपके क्या इवेंट आपके क्या इक्वली लाइकली होंगे। इक्वली लाइकली नहीं होंगे इवेंट्स, तो उस केस में ये जो प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो नहीं होगी। उस केस में फिर मेरे को लॉजिक से करना पड़ेगा। जयवीरू वाला केस हो गया तो उस केस में प्रोबेबिलिटी की ये डेफिनेशन नहीं लग जाएगी, क्लासिकल डेफिनेशन नहीं लग पाएगी आपकी। टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इससे मैं क्या कंक्लूड करूं, इससे मैं बाकी कंक्लूड कर सकता हूं, कोई इवेंट या तो होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट मतलब ई ना हो, तो मतलब एम फेवर कर रहा है तो आपका क्या एन अपोज करेगा, और टोटल इवेंट क्या है आपके एम प्लस एन हो गया। तो ये आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट जाएगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों को मैं देखो चेक करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, m अपॉन m प्लस एन प्लस n अपॉन m प्लस एन। तो यहाँ पे देखूंगा तो क्या जाएगी इसकी वैल्यू 1, मतलब इवेंट या तो होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं एक और तरीका है मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस इवेंट निकालने का, दूसरा तरीका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस इवेंट टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इवेंट। ये आपका क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस इवेंट। कई बार मैं बाइजेक्शन भी यूज कर सकता हूँ। बाइजेक्शन कब यूज करूंगा, जब फाइंडिंग अनफेवरेबल वेज आज इजियर होंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट। उस तरीके से मैं आपका निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, ये नोट में कंडीशन लिख लेता हूँ। नोट में पहला, टू अप्लाई दिस फॉर्मूला all outcomes should be equally likely। जितने भी आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली हैं। सेकंड, odds in favor of event and odds against event। कोई बताएगा क्या होता है odds in favor of event and odds against event? कोई भी क्वेश्चन में क्या बोल देगा, इफ odds in favor of India winning against England is 5/3, और उस केस में कुछ प्रोबेबिलिटी पूछ ले या कुछ और पूछ ले, मतलब लैंग्वेज में ऐसा डेफिनेशन दे दी, तो कैसे करोगे? कोई भी odds in favors और odds against कैसे निकालोगे? सर ऑड्स इन फेवर होगा नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल।
ठीक है, So that's गुड। तो इसमें क्या बोलूंगा, इन अबाउ फॉर्मूला odds in favor of event is m ratio n। m ratio n का मतलब क्या होगा आपका, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, और odds against event इज इक्वल्स टू n रेशो n। जानबूझ के इसलिए मैंने लिया था, वरना फिर दिक्कत हो जाती है उस केस में, 1 माइनस m लेना है, या फिर क्या बोल सकता हूँ, n फेवरेबल अपॉन। ठीक है, तीसरी इसकी कंडीशन क्या है, ये जो क्लासिकल जो डेफिनेशन है, ये एज्यूम करके चलती है कि एक्सपेरिमेंट है वो आपका क्या है, ट्रायल जो है वो आपका क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स की है, तभी आपके क्या है ये मान के चलती है स्टैंडर्ड। जैसे आपका क्या है, कोइन को आप टॉस करोगे, तो जैसे आपने मान लो एक कोइन को आपने 3 बार टॉस किया, तो उसमें बोला है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी अब 3 में आपका क्या हो सकता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी जरूरी नहीं कि फिर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब वो जो हम लोग रिजल्ट देते हैं ना 1/2, वो कब लेते हैं, जब ये इवेंट है आपका लार्ज नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म किया है, तब जाके लिया है। मतलब ये जो स्टैंडर्ड कंसिडरेशन है, मतलब आपका क्या है, इवेंट आपका क्या है, लार्ज नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। 9th क्लास में आई थिंक पढ़ा था आप लोगों ने, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और इंपीरियल प्रोबेबिलिटी, और एक क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो आपका क्या है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो इंपीरियल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी वो होती है जिसमें आपका क्या है, साइंटिस्ट आपका क्या है, इवेंट कर रहा है, तो 200 टाइम उसने आपका क्या है, कोइन को टॉस किया है, तो मान लो 105 टाइम हेड आया है और 95 आपका क्या टाइम चला है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, 105 अपॉन 200 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स थे आपके क्या, बहुत कम थे। लेकिन जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो हम लोग क्या पढ़ते हैं, थ्योरेटिकली कंसेप्ट वाली पढ़ते हैं। थ्योरेटिकली कंसेप्ट में ये बाय डिफॉल्ट एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये आपका क्या इनफाइनाइट टाइम, बहुत लार्ज नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म किया है, और उसके हिसाब में जो इसका जो आउटकम है, वो एक स्टैंडर्ड आउटकम आ रहा है, वो आपका 1/2 आ रहा है। जिससे आपका क्या डाइस है, डाइस में भी आपका स्टैंडर्ड आउटकम आपका क्या 1/6 आ रहा है। तो ये चीज एज्यूम करके चलता है, और इसी एजम्पशन के बेसिस पे अपने सारे जो क्वेश्चन है और सारी कंडीशन है वो आपकी क्या है, वैलिड रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई, बेसिक डेफिनेशन एंड सारी चीजें। हाँ सर। ठीक है, yes तो sir. आई थिंक आज के लिए इतना ही करते हैं, टाइम आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया आप लोगों का भी, और कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल 2 o'clock से स्टार्ट कर लूँ मैं, कल मैं 2 o'clock से स्टार्ट कर लूँ क्लास। हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो Yes कल sir. मिलते हैं। ओके, चलो बाय बाय।